अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फार्मर्स डिस्ट्रेस। देखो, फार्मर्स मतलब किसानों की बात कर रहा है और डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शदीद परेशानी। अब यहाँ पे लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी। अब ये जो अपोस्ट्रोफी है ये बता रहा है पोजेशन को, ये बता रहा है कि ये जो डिस्ट्रेस है इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक है किसानों से। तो ये किसानों की ऐसी सूरत हाल बता रहा है। ये वो डिस्ट्रेस है जिसको फार्मर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये परेशानी जो है ये किससे लिंक कर रही है? ये फार्मर से कर रही है, ये किसानों से कर रही है। अब ये जो डिस्ट्रेस है, जो वरी है, ये जो उनकी पेन है, ये कुछ भी हो सकती है। ये मेंटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो सकता है और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ जब हम एडिटोरियल को रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई क्लास लेकर आ सकूं। क्योंकि इन क्लासेस में हम क्या करते हैं, इन क्लासेस में हम न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज है हर उस पर्सन के लिए जो न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे द पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैज़ पेंटेड एन अलार्मिंग पिक्चर। कहता ये जो चीज़ है, ये जो फार्मर्स यूनियन है, ठीक है, इसने क्या काम किया है? कहता है इसने ये वाला काम किया है, इसने तस्वीर खींची है या इसने बयान किया है एक ऐसी सिचुएशन को जो कि बहुत सीरियस है, जो कि बहुत ही ख़राब है, जिसको देखकर आपको वरी हो। अच्छा, वो किसकी है? कहता ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चरल सेक्टर, इसकी सिचुएशन उसने बताई है। कहता हाईलाइट करते हुए, जोर देते हुए, किस चीज़ के ऊपर? निगलेक्ट के ऊपर, लापरवाही के ऊपर। फिर कोमा, उसके बाद उसने कहा राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। कहता ये जो बढ़ती हुई प्रोडक्शन कॉस्ट है इस चीज़ के ऊपर, मतलब पैदावार के लिए ये जो लागत लग रही है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एंड पुअर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। और कहता है ये वाली जो चीज़ है, मतलब जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, जो प्लान्स हैं, उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उनको लागू नहीं किया जा रहा। और उसके बाद लग गया फुल स्टॉप। तो अब देखते हैं इन लाइंस में वो हमें कहना क्या चाह रहा है। देखो, अब ये जो चीज़ है ना, ये जो सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले देखो इसका टेंस क्या है। इसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद V3 लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है। और ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, हाईलाइटिंग और ये वाली जो चीज़ें हैं, इसका मतलब है जब उसने ये वाला काम किया उसके साथ साथ वो ये वाला काम भी कर रहा था। ठीक हो गया। अब ये देखो इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है ये जो फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने कहा है कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो बड़ी बैड कंडीशन में है। इसलिए उसने कहा है कि उसने पेंट किया है एक अलार्मिंग पिक्चर को जो कि इसकी है। अलार्मिंग पिक्चर से यही मुराद है ना कि ये जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है वो इस वक्त ख़राब सूरत हाल में है, ख़राब कंडीशन में है। अच्छा, और इसके अलावा उसने हाईलाइट किया निगलेक्ट को, कि ये जो एग्रीकल्चर है इसको इग्नोर किया जा रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब ये जो कॉस्ट लगती है ना किसी भी क्रॉप को, फसल को ग्रो करने के लिए, वो वाली जो कॉस्ट है, वो जो कीमत है, वो जो पैसा है, वो इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा उसने तीसरी ये बात की है पुअर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको सही तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा, लागू नहीं किया जा रहा। ये तीन चीज़ें इसने यहाँ पे रखी हैं, इसलिए इसने कहा है कि इसने ये वाला काम किया है। और ये लग गया हमारा फुल स्टॉप। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो, अलार्मिंग का मतलब क्या होता है? अलार्मिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, कंसर्निंग, जो परेशान कुन हो, जो फिक्र पैदा करे। और निगलेक्ट किसको कहते हैं? मतलब आपने इसको डिसरिगार्ड किया हुआ है, आप इसको अहमियत नहीं देते, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे।
और राइजिंग यहाँ पे क्या है, राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो कह रहा है वो वाली प्रोडक्शन कॉस्ट जो राइज हो रही है, जो इंक्रीज हो रही है, एस्केलेट कर रही है। और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है एक्सिक्यूशन, अमल दरामद जिसको कहते हैं, एनफोर्समेंट। अब आगे देखो, कह रहा है अ कॉम्बिनेशन, कहता है ये अब इनको इकट्ठा करके बता रहा है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ये इनको जो आप ये समझ लो इन चीज़ों का एक साथ होना। कहता किन का, ऑफ दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स का, कौन से फैक्टर्स, ये जो इसने इतनी लिस्ट बताई है ना ऊपर, ये वाली चीज़ें, फिर कोमा, फिर पॉज। कहता था PKI लीडर्स सेड, कहता ये जो लीडर्स हैं ना इनके, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, कहता उन्होंने कहा है, कब कहा है, कहाँ है, उसने कहा एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस जगह पे कहा है, हेड कॉस्ट, कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना इन फैक्टर्स का, वो वजह बन चुका है किस चीज़ की, अनप्रेसिडेंट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मतलब माली मुश्किलात की। और कैसी मुश्किलात, कहता जो कि अनप्रेसिडेंटेड हैं, मतलब जो पहले कभी नहीं हुई। अच्छा किन के लिए, कहता टू फार्मर्स के लिए, बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये किस चीज़ का सबब बने हैं, उसने कहा लीडिंग टू, लेकर जाते हुए, अ बिग डिक्लाइन, एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है, एक बहुत बड़ी कमी आई है, रिडक्शन आई है, किसमें, कहता राइस, कॉर्न एंड मैंगो एक्सपोर्ट्स, इन चीज़ों में। मतलब ये जो चीज़ें हैं, जो राइस है, कॉर्न है, ये जो मैंगोज हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं, इसमें इनकी एक्सपोर्ट में कमी आई है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इसके नतीजे में क्या हुआ है, मतलब ये जो डिक्लाइन आया है, इसके नतीजे में क्या हुआ है, कहता इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ये जो चीज़ें हैं, ये जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, मतलब ये जो पैसा कमाया जाता था इन चीज़ों को दूसरी कंट्रीज़ में बेचकर, उनमें भी कमी आई है। और इसके बाद लग गया फुल स्टॉप। तो अब ये देखो हमारा सेंटेंस कितने हैं, ठीक है, हमारा सेंटेंस है एक। ये कैसे पता चलता है, जितने फुल स्टॉप हो, एक फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये हमारा सेंटेंस है। अब आपने ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कितने हैं। ये हमारा एक सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब जो है ये पड़ी हुई है, हैड कॉस्ट, हैड क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये कॉस्ट V3 है, ठीक है, हैज़, हैव, हैड अपने बाद V3 को लेते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये जो चीज़ है, ये दूसरा हमारा सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब पड़ी हुई है, ठीक है, 2 क्लॉजेस लगी हुई हैं और एक सेंटेंस है। अब देखते हैं इसमें वो बात क्या कह रहा था। देखो इसमें इसने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है कि ये जो ऊपर प्रॉब्लम्स थी ना, इनकी वजह से फार्मर्स को बहुत नुकसान पहुंचा है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही सीरियस मनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनको माली मुश्किलात हो रही हैं। किस तरह से हो रही है, क्योंकि ये डिक्रीज़ आया है इन चीज़ों में, इनकी एक्सपोर्ट्स में, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत कम मनी जो है वो कमा रहा है अपनी एक्सपोर्ट से, वो ये बता रहे हैं इन लाइन्स में। अच्छा अब ये जो वर्ड है ना अनप्रेसिडेंटेड, इसका मतलब होता है एक्सेप्शनल, वो चीज़ जो पहले कभी ना हुई हो, जो यूनिक हो। और डिस्ट्रेस किसको बोलता है, हार्डशिप, उनकी सफरिंग, उनकी ट्रबल्स, उनकी मुश्किलात, उनकी तंगी। अच्छा और ये जो कॉन्सिक्वेंटली, इसका मतलब है देयरफॉर, इसलिए, या आप कह सकते हो हैंस, इसके सबब ये चीज़ हो रही है। दे ऑल्सो वॉन्ट, कहता उन्होंने इससे भी खबरदार किया। अच्छा किससे, कहता ऑफ एन इंक्रीज इन फूड इनसिक्योरिटी, के ये जो चीज़ है फूड इनसिक्योरिटी जो है, मतलब ये जो इसमें कमी है, खुराक में जो कमी है उसमें इंक्रीज के बारे में इन्होंने खबरदार किया। अच्छा ये जो फूड इनसिक्योरिटी है इसमें इंक्रीज क्यों हुआ है, कहता है ड्यू टू, की वजह से, किसकी वजह से, अ पोटेंशियल शॉर्टफॉल, कहता है एक पॉसिबल शॉर्टफॉल की वजह से, मतलब एक मुमकिन कमी की वजह से। किसमें, कहता इन द नेक्स्ट व्हीट हार्वेस्ट, मतलब ये जो नेक्स्ट जब ये गंदम की काश्त करेंगे उसमें। फिर एम डैश, कहता क्यों हुआ है,
क्यों इस चीज में जो है वो शॉर्टफॉल पॉसिबल है, पोटेंशियल है। कहता थैंक्स टू, इसकी वजह से, इसकी बदौलत। अच्छा, किसकी बदौलत? कहता अबॉलिशन ऑफ द स्पोर्ट प्राइज मैकेनिज्म। कहता इसकी वजह से, इसकी बदौलत। देखो अबॉलिशन का मतलब क्या होता है? अबॉलिशन का मतलब होता है कि किसी चीज के खात्मे की वजह से, ये खात्मे को बताता है, ये किसी चीज की एंडिंग को बताता है, किसी चीज के मनसूख होने को बताता है। अच्छा, किस चीज के? कहता है ये वाला जो मैकेनिज्म है। अच्छा, ये कौन सा मैकेनिज्म है? उसने कहा ये जो स्पोर्ट प्राइस मैकेनिज्म है। अब ये वाली क्या चीज है? देखो गवर्नमेंट सिस्टम जो है ना, उसने एक मिनिमम प्राइस को फिक्स कर दिया है कि इससे नीचे नहीं होगा, यहाँ तक जो है फार्मर्स जो है वो कमा सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को एबॉलिशन कर दिया, इस चीज़ को एंड कर दिया, तो इसकी वजह से उसने कहा ये सारा शॉर्टफॉल हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो गवर्नमेंट ने एंड कर दिया ये फिक्स मिनिमम प्राइस सिस्टम को वीट के लिए, कहता इसकी बदौलत ये वाली चीज़ जो है ये पॉसिबल है। अच्छा, अब यहाँ पे लग गया हमारा फुल स्टॉप। अब ये चीज़ देखो कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वांट इसकी वर्ब है, ये V2 है। ठीक है, अब इसने किस चीज़ का वार्न किया था, किस चीज़ के बारे में अलर्ट किया था या खबरदार किया था? उसने कहा इस चीज़ के बारे में, फूड इनसिक्योरिटी के बारे में, मतलब इस चीज़ की कमी के बारे में। अच्छा, ड्यू टू जो है ये रीज़न बता रहा है, किसकी वजह से? इस शॉर्टफॉल की वजह से। देखो शॉर्टफॉल का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, अब ये कैसा शॉर्टफॉल है? उसने कहा पोटेंशियल है, मतलब ये ऐसा शॉर्टफॉल है जो कि पॉसिबल है। और किस में है ये आगे इसने बता दिया। और इसके बाद ये जो थैंक्स टू नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है की वजह से, की बदौलत। किसकी बदौलत? इस चीज की बदौलत। और एबॉलिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खात्मा, किसी चीज के को खत्म कर देना। और किस चीज को खत्म होने की बात करें? इस चीज को, ये जो स्पोर्ट प्राइस मैकेनिज्म है। कह रहा मोर ओवर, मजीद। अच्छा, क्या हुआ? दे प्रिडिक्टेड, उन्होंने इस चीज को प्रिडिक्ट किया, उन्होंने पहले से बता दिया, उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया। अच्छा, किस चीज़ का? उन्होंने कहा कि एन इंक्रीज, इजाफा होगा, किसमें? इन रूरल पॉवर्टी, इस चीज़ में, मतलब ये जो देहाती इलाके हैं इनमें गुर्बत में इजाफा होगा, ये भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया। एंड इन इक्वालिटी, और इस चीज़ में इजाफा होगा, मतलब ये जो गैप है अमीर और गरीब के दरमियान में ये बढ़ जाएगा। कहता विच कुड रिजल्ट इन, कहता जो कि रिजल्ट इन हो सकता है, जो कि सबब बन सकता है, या जो लीड टू कर सकता है। कहाँ लेकर जा सकता है? उसने कहा सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस जगह पर। इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है टर्मोइल, निज़ाम का ख़त्म होना। तो ये जो चीज़ है, ये जो पॉवर्टी है, ये जो इनइक्वालिटी है, कहता वो लेकर जा सकती है इस जगह पे। और यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने रिजल्ट लगाया है। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है ना, इसमें इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की हैं। अब ये वाली चीज़ें जो हैं, आप लोग ये सोच सकते हो कि ये वाली सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ तक कैसे लेकर आ सकती हैं, ये सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ कैसे लेकर आ सकती हैं? वो इस तरह से आ सकती हैं। उसने कहा कि ये जो रूरल पॉवर्टी है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ये चीज़ इंक्रीज़ होगी, मतलब जो देहाती इलाके हैं उनमें कम मनी होगी, कम रिसोर्सेज होंगी, तो लोग स्ट्रगल करेंगे सर्वाइव करने के लिए। और इसके अलावा उसने कहा इन इक्वालिटी इंक्रीजेस। अब ये क्या चीज़ है? देखो इसका मतलब है कि अमीर और गरीब के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा, जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा। और इससे क्या होगा? एंगर पैदा होगा। और ये जो इसने सोशल इंस्टेबिलिटी की बात की है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सोसाइटीज़ हैं वो फिर अनसेफ हो जाएंगी, रेस्टलेस हो जाएंगी इन सारी सिचुएशंस की वजह से। लोग प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वायलेंस होगा, क्योंकि लोग अनहैप्पी है ना, क्राइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा इसने यूज़ किया है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इससे क्या होगा? जो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो वीक हो जाएंगे, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा,
लोग जो हैं वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे, प्रोटेस्ट होगा, उन पे प्रेशर होगा, पॉलिटिकल फाइट्स ज़्यादा होंगी, अनरेस्ट बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, हमारे मुल्क पे असर पड़ेगा। ये सारी बातें इसने की हैं इस वाले सेंटेंस में। और अब ये देखो ये वर्ड्स क्या थे, उनके पीछे इनके डीप मीनिंग क्या थे। अब आगे देखो, कह रहे द PKI एनालिसिस, कहता इसका जो तज्जिया, इसका जो जायज़ा है, अंडरस्कोर, वो जोर देता है, वो इस चीज़ को हाईलाइट करता है। अच्छा, किस चीज़ को? दैट ये कि द फॉर्म सेक्टर हैज़ रीच्ड इट्स टिपिंग पॉइंट, कि फॉर्म सेक्टर जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है। अच्छा, ये टिपिंग पॉइंट क्या है? आप ये समझ लो एक अहम मोमेंट पे पहुँच गया है, एक अहम सिचुएशन में पहुँच गया है। ये क्या चीज़ है ये मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ बाद में। अब एम डैश कहता है इवन इफ द ग्रुप्स रेट्रिक इज सीन एज पॉलिटिकल मोटिवेटेड, कहता हालांकि ये जो ग्रुप है, ये जिसकी बात कर रहे हैं, कहता इसकी जो बयानबाजी है उसको देखा जा सकता है किसके रूप में, कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मतलब उनकी बातों में कहीं ना कहीं उनका ये वाला फ़ायदा छुपा है, सियासी फ़ायदा छुपा है। कहता है एंड पॉलिसी मेकर्स कैन क्वेश्चन इट, और कहता जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो रूल्स बनाने वाले हैं, जो प्लान्स बनाने वाले हैं, मंसूबे बनाने वाले हैं, कहता वो इस पर सवाल उठा सकते हैं, वो इस पर अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं, वो इन चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये जो टिपिंग पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है, अक्सर आपने देखा होगा वो जो कार्ड्स पड़े होते हैं, तो अगर आपने उसका कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा उसको पुश करते हो वो सारा का सारा गिर सकता है। तो टिपिंग पॉइंट ऐसा समझ लो कि एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे छोटी सी जो चीज़ होती है एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ कोई भी चीज़ अचानक से चेंज हो सकती है या अपनी डायरेक्शन को बदल सकती है। और ये इतना बड़ा चेंज कैसे हो सकता है? सिर्फ छोटे से पुश की वजह से। तो आप ये समझ लो टिपिंग पॉइंट को कि ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये थ्रेशोल्ड होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये टर्निंग पॉइंट होता है। या आप ये समझ लो, अगर आपने इसको ज़्यादा इजी वे में समझना है तो आप ये समझो, अक्सर हम कुर्सी पे बैठते हैं तो उसकी एक साइड पे हम यूं झूला लेने की कोशिश करते हैं, तो वो इतना सा पॉइंट जब खिसकता है ना तो वो हम नीचे गिर जाते हैं। तो वो जो इतना सा खिसकना है ना, वो उसका टिपिंग पॉइंट है। और ये जो इसने यूज़ किया ना वर्ड यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसका मतलब है कि ये सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए किया गया है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। अब इसकी जल्दी से वोकैब चेक करते हैं। अच्छा देखो, ये जो वर्ड इसने यहाँ पे यूज़ किया ना अंडरस्कोर, देखो अंडरस्कोर हो गया, हाईलाइट हो गया, स्ट्रेस देना हो गया, इन सब का मतलब यही होता है किसी चीज़ पे जोर देना। ठीक है, टिपिंग पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। रेट्रिक क्या होता है? रेट्रिक का मतलब होती है जो इनकी बयानबाजी होती है, जो इनकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और ये चीज़ मैंने बता दी है। अब आगे देखो, कहता है डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद। अच्छा किसके बावजूद? कहता है सम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब कुछ गवर्नमेंट या हुकूमती मुदाखलात के बावजूद। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए थे, कुछ स्टेप्स लिए थे ताकि वो इस सिचुएशन को बेहतर कर सके। कहता द सेक्टर कंटिन्यूज, कि सेक्टर जो है ना वो अभी तक कंटिन्यूज है, इस चीज़ के बावजूद, इनकी इंटरवेंशंस के बावजूद कि इन्होंने स्टेप लिए थे कि ये सिचुएशन को बेहतर कर देंगे, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद जो सेक्टर है वो कंटिन्यू है, वो जारी है। अच्छा किस चीज़ के लिए? कहता टू फेस, सामना करने के लिए मेजर चैलेंजेस को, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात को, सीरियस प्रॉब्लम्स को। कहता सच है, जैसा कि वाटर स्ट्रेस, ये वाली चीज़, मतलब पानी की कमी। उसके बाद उसने कहा लो प्रोडक्टिविटी, ये वाली चीज़ हो गई, मतलब कम पैदावार। उसके बाद उसने कहा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है, मतलब जो बेसिक सिस्टम है जैसे रोड्स हैं, इरिगेशन है, जो स्टोरेज सिस्टम है, मतलब जो बुनियादी ढांचा है इन चीज़ों के लिए, इनसे रिलेटेड, कहता वो जो है वो नाकाफ़ी है, वो इनफ नहीं है। कहता लो लेवल्स ऑफ, कहता मैकेनाइजेशन, कहता ये जो लो लेवल की ये चीज़ है, मतलब टेक्नोलॉजी है। उसके बाद उसने कहा हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ये चीज़ें जो हैं, कहता पुअर सीड क्वालिटी, अनरेगुलेटेड मार्केट्स एंड फ्लॉड पॉलिसी मेकिंग, और लग गया फुल स्टॉप।
ये सारे के सारे इसने चैलेंजेस बताए हैं। मैं आपको ये सारे चैलेंजेस ना इजी वर्ड्स में बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कौन से चैलेंजेस है जो हमारे फार्मर्स जो हैं जिनका सामना करते हैं। देखो, सबसे पहला जो इनका प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, वो है वाटर स्ट्रेस, मतलब पानी की कमी। इनके पास इनफ वाटर नहीं होता फार्मिंग के लिए, एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरा उसने कहा लो प्रोडक्टिविटी, मतलब जो फार्म्स हैं वो लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जितनी इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, जितनी उम्मीदें होती हैं उससे कम होता है ये सब कुछ। उसके बाद उसने कहा इनएडिक्वेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इनका जो बुनियादी ढांचा है, जैसे जो रोड्स हैं, जो इनका जो इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है। मतलब आप ये समझ लो, ये जो फार्मर्स हैं, ये जो किसान हैं, ये आसानी से ना अपनी क्रॉप्स को मार्केट नहीं लेके जा सकते, ये इनको सेफली स्टोर नहीं कर सकते, ये अपनी फील्ड्स को पानी नहीं दे सकते प्रॉपरली। मतलब ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना जो इससे लिंक करती हैं, वो सारी की सारी उसने कहा वो ख़राब है, इनफ नहीं है। उसके बाद उसने कहा लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो फार्मर्स हैं उनके पास का मशीन्स नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा काम जो है ना वो हाथ से करना पड़ता है, जिससे क्या होता है टाइम भी ज़्यादा लगता है, उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन जो क्रॉप होती है उसकी जो आउटपुट होती है वो लेस होती है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब वो कह रहा है कि ये जो ग्रो करना है ना क्रॉप्स को, ये आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत पैसा रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सीड्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, वाटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेबर आती है, ये सारी चीज़ें हैं, फिर जाके वो आउटपुट जो है वो सामने आती है। उसके बाद उसने कहा पुअर सीड क्वालिटी, कि ये जो सीड्स होते हैं ना जो इस्तेमाल किए जाते हैं, कहता है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हेल्दी नहीं होते, इनसे क्या होता है हमें वीक प्लांट्स मिलते हैं, क्रॉप्स जो हैं वो कम मिलती हैं, और जो वीक होती हैं वो इजीली अफेक्ट हो जाती हैं डिजीज़ से। उसके बाद उसने कहा अनरेगुलेटेड मार्केट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो क्रॉप मार्केट्स हैं उनके लिए प्रॉपर रूल्स नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, मतलब जो फार्मर्स हैं उन्हें अच्छी रकम नहीं मिलती उनकी क्रॉप्स के लिए। और उसके बाद उसने कहा फ्लॉड पॉलिसी मेकिंग, मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं, प्लान्स हैं जो फार्मिंग के लिए हैं, कहता वो फ्लॉड हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसने बताई हैं और ये लग गया फुल स्टॉप। देखो, अब ये आप सबको भी पता चलेगा कि ये क्या रीजंस होते हैं, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे देखो, कहता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अच्छा, अब ये चैलेंजेस तो उसने बता दिए हैं, उसके अलावा इसने दूसरे चैलेंजेस स्टार्ट कर दिए हैं। कहता है ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, मतलब शदीद मौसमी वाक़यात जो होते हैं। अच्छा, कौन से? एम डैश लगा के इन इवेंट्स के बारे में बताएगा। कहता है सच है, जैसा कि इरेटिक मूनसून्स, मतलब ये वाली जो मूनसून है जो कभी भी हो जाती है, एंड हीट वेव्स, और कहता है ये वाली जो चीज़ है मतलब टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, इंड्यूस्ड बाय क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ से एम डैश इसने क्लोज कर दिया क्योंकि ये इन दो वेदर इवेंट्स की बात कर रहा है कि यहाँ तो मूनसून जो होती है वो होती जाती है, और दूसरा उसने कहा यहाँ टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंड्यूस्ड बाय हैं, ये किसकी वजह से हैं? उसने कहा क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से हैं। कहता है ये जो वेदर इवेंट्स है ना है वर्सन, वो बदतर कर चुके हैं, वो बिगाड़ चुके हैं किसको? कहता दीज चैलेंजेस, इन मुश्किलात को, इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, मतलब पिछले दो ये जो डेकेड्स हैं उनमें। उसके बाद लग गया फुल स्टॉप, और ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हैव के बाद V3 लगा हुआ है। वर्सन कर चुके हैं, उनको ख़राब कर चुके हैं। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक कर लो। देखो, इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर, अनप्रिडिक्टेबल, जिसके लिए कोई वो आप पेशेंट कोई ना कर सको। अक्सर आपने देखा है जैसे अभी थोड़ी सी धूप निकली है, उससे 10 या 15 मिनट के बाद क्या होगा, बारिश होनी शुरू हो जाएगी।
अच्छा, इंड्यूस वर्ड जो है ना, कल मैंने ब्रेक करके आपको समझाया था और अच्छे से समझाया था कि इंड्यूस्ड का मतलब क्या है। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कॉज्ड, ट्रिगर्ड, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये इससे ट्रिगर हुई हैं। किससे? क्लाइमेट चेंज से। कहता हैंस, इसलिए, इस नतीजे पे, मतलब ये चीज, इतने चैलेंजेस बताए हैं, इसके बाद ये बता रहा है। कहता इट इज़ नो सरप्राइज, कहता ये हैरानी की बात नहीं है, दैट ये कि एग्रीकल्चर हैज़ कंसिस्टेंटली लैग्ड बिहाइंड, कि जो एग्रीकल्चर है वो लगातार वो पीछे रहा है। अच्छा, किससे? कहता इंडस्ट्री से और सर्विसेज से। इन ड्राइविंग, अच्छा किस चीज़ में पीछे रहा है? उसने कहा ड्राइव करने में, पुश करने में या इंक्रीज करने में। किसको? कहता इकोनॉमिक ग्रोथ को। कहता एज रिफ्लेक्टेड बाय, कहता जैसा कि दिखाया गया है, प्रूव किया गया है, जाहिर किया गया है डाटा के जरिए। कहता फॉर द पास्ट 15 ईयर्स, कहता जो कि गुज़िश्ता 15 सालों का डाटा है। कहता जैसा कि इससे दिखाया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो सेक्टर है ये लैग बिहाइंड करता है, ये पीछे है। अब यहाँ पे लग गया हमारा फुल स्टॉप। देखो इसमें उसने कहा ये हैरानी की बात तो है ही नहीं है, हमें पता है ये जो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज हैं यही इकोनॉमी को ग्रो कर रही हैं और ये हमेशा से पीछे है। और ये किस तरह से प्रूव हो रहा है? ये इस डाटा के जरिए प्रूव हो रहा है, जो पिछले 15 साल का डाटा है वो इस चीज़ को क्लियर कर रहा है। अच्छा, ये जो लैग बिहाइंड है इसको देख लेना, इसका मतलब होता है फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना। और ये जो हैंस है इसका मतलब है देयरफॉर, इसलिए, एज अ रिजल्ट ही तो बताया इसने, पीछे इतने तो चैलेंजेस बताए इसने, उसके बाद उसने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बताया और उसके बाद उसने कहा है कि इसी वजह से ये जो है वो पीछे है। और रिफ्लेक्ट करने का मतलब है शो करना, दिखाना, इंडिकेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। कहता द मेजर फील्ड क्रॉप्स, कहता ये जो बड़ी खेती की फसलें हैं जो मेजर हैं, एम डैश, कहता वीट हो गया, कॉटन हो गया, मेज हो गया, शुगर केन एंड राइस, कहता ये सारी चीज़ें। एम डैश क्लोज, देखो जब एम डैश लग जाता है ना तो जो चीज़ उसने पहले जिक्र किया ना जिसका, उसी को तफसील से बताता है। उसने ये बता दिया, कहता डोमिनेट रिसोर्सेज, कहता ये रिसोर्सेज को डोमिनेट करते हैं, मतलब जितने वसाइल होते हैं ये इन पे कब्जा करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं सारे वसाइल को। बट हैव डिलीवर्ड, लेकिन वो डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने दिया है एनुअल ग्रोथ ऑफ जस्ट अबाउ 1%। अच्छा, अब यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। अब इसमें कहना क्या जा रहा है? देखो वो कह रहा है हर साल जो होती है ना ये जो मेन क्रॉप्स हैं जिनका इसने जिक्र किया है, कहता है ये सबसे ज़्यादा वसाइल को यूज़ करती हैं, ज़्यादा रिसोर्सेस इन्हीं के पास जाते हैं, लेकिन जो एनुअल ग्रोथ होती है वो सिर्फ 1% होती है। मतलब अगर आप दूसरे सेक्टर्स के साथ इसको कंपेयर करो, जैसे इंडस्ट्री होगा, सर्विसेज हो गया, उनसे इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है, बहुत कम है। कितनी है? 1% उसने कहा हर साल। अच्छा, इसकी ना वो कैप चेक कर लो। देखो अगर कोई चीज़ डोमिनेट करती है ना तो इसका मतलब वो कंट्रोल करती है, वो इस्तेमाल करती है, वो ऑक्यूपाई करती है। अच्छा, किसको? रिसोर्सेज को, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी वसाइल हैं, जितने भी मीन्स हैं, सबको। लेकिन वो डिलीवर कितना कर चुके हैं? सिर्फ 1%। और एनुअल का मतलब क्या है? सालाना। उसके बाद उसने कहा द सेम गोज फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कहता यही चीज़, वही बात, यही सूरत हाल जो है वो कहाँ लागू होती है? कहता इन दो चीज़ों पे भी, फलों पे भी और सब्जियों पे भी। अच्छा, ये जो चीज़ इसने लिखा हुआ ना गो फॉर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेम, गो फॉर का मतलब होता है यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे भी सच्ची साबित होती है, यहाँ पे भी लागू होती है, मतलब यही सूरत हाल इनकी है। कहता ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इज बीइंग ड्रिवन ओनली बाय लाइफ स्टॉक, कहता है जो ग्रोथ है, जो इंक्रीज होना है फार्मिंग में, कहता वो किसकी वजह से है? कहता वो इसकी वजह से है, मतलब ये जो मवेशी हैं, मतलब ये जो एनिमल्स हैं, जैसे काउज हो गई, गोट्स हो गई, ये जो पोल्ट्री हो गई, कहता इनकी वजह से असल है, ये इनकी वजह से बना हुआ है। और इधर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टॉक का मतलब होता है फार्म एनिमल्स, ये जो मवेशी होते हैं, ठीक है, ये जितने भी जानवर आते हैं, जो मुर्गियाँ भी और ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, ड्राइव बाय का मतलब है कि वो इससे पावर्ड है, ये चीज़ जो है ये इसको प्रोपेल कर रही है, ये इसको आगे लेके चल रही है। किसको? इसको।
और यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। कहता था PKI हैज़ कॉल्ड फॉर, कहता इसने कॉल फॉर किया है, इसने डिमांड किया है। अच्छा किस चीज़ का? एंश्योरिंग, क्या पक्का करो, गारंटीड 25% प्रॉफिट्स, मतलब यकीनी 25% मुनाफे का। अच्छा किसके ऊपर? कहता ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों की पैदावार पे। अच्छा उसके अलावा और उसने क्या कॉल फॉर किया? उसने कहा रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, कहता ये जो रिडक्शन करो, इसमें कमी लाओ। अच्छा कौन सी बिजली? कहता जो फॉर इरिगेशन, कहता जो इसके लिए है, मतलब जब वो बिजली इस्तेमाल करते हैं वाटर देने के लिए क्रॉप्स को, तो वो जो बिजली लगती है ना उसको कम करो, उसकी कीमत को कम करो। एंड फेयर मार्केट प्राइसेस, कहता मुनासिब बाजारी दाम जो हैं, इस चीज़ को वो कॉल फॉर करता है। किसके लिए? कहता फॉर स्टेबल क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, कहता इन चीज़ों के लिए, ये जो बुनियादी फसलें हैं, सब्जियां हैं, इनके लिए। कहता टू हेल्प, मदद करने के लिए, ग्रोअर्स, इनको मतलब किसानों की मदद के लिए, एंड रिवाइव यील्ड्स, और पैदावार को दोबारा बहाल करने के लिए, इसको दोबारा बेहतर बनाने के लिए। अब लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब ना इसने ना डिफरेंट चीज़ों की डिमांड की है, इसको मैं इजी वर्ड में बता देती हूँ कि जो PKI है वो ये चाहती है कि जितने भी फार्मर्स हैं ना उनको 25% मिले क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। और PKI जो है वो ये चाहती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाटरिंग के लिए यूज़ होती है वो चीपर हो, और PKI ये चाहती है कि जो फार्मर्स हैं उनको फेयर प्राइसेस मिलें उनके क्रॉप्स के लिए, उनके वेजिटेबल्स के लिए, सब्जियों के लिए। और इससे क्या होगा? कहता इससे जो फार्मर्स को मदद मिलेगी और इसके साथ साथ ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये इम्प्रूव होगा, ये बेहतर होगा, इसमें बेहतरी आएगी। कहता बट वन कैन डिटेक्ट, कहता कोई भी पर्सन जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, नोटिस कर सकता है, समझ सकता है। क्या? इन दीज डिमांड्स, ये जो डिमांड्स रखी है ना इन्होंने, अ रेंट सीकिंग माइंडसेट, ये क्या चीज़ें हैं? ये वाली हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो ऐसी सोच जिसमें क्या होता है, लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन काम किए बगैर, मतलब पैसा तो कमाना है उन्होंने लेकिन बिना मेहनत के, मतलब सिर्फ वो अपना फायदा देखते हैं, तो इसको बोलते हैं रेंट सीकिंग माइंडसेट। अब आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि यहाँ पे रेंट सीकिंग माइंडसेट का इस्तेमाल क्यों किया गया? देखो इसमें उसने बात की है कि ये जो डिमांड्स जब उन्होंने सामने रखी थी ना, तो सब लोग इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे थे, इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि ये जो डिमांड्स हैं ना ये इस तरह से हैं जहाँ ये ऐसी चीज़ दिखाती हैं कि लोग सिर्फ ना इजी प्रॉफिट्स चाहते हैं, बेनिफिट्स चाहते हैं, मतलब असल काम नहीं करना चाहते। असल काम क्या होना था इस केस में? असल काम ये होना था कि वो फोकस नहीं कर रहे इम्प्रूव करने के लिए फार्मिंग प्रोडक्टिविटी को, लेकिन उनका जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर है या चीप रिसोर्सेज के ऊपर है, वो ये बता रहा है। कहता टू अनलॉक एग्रीकल्चर्स फुल पोटेंशियल, कहता इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए या इस चीज़ को डेवलप करने के लिए क्या? कहता फुल पोटेंशियल, मतलब किसी भी चीज़ की फुल एबिलिटीज़ को, उसकी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने के लिए द सेक्टर मस्ट शिफ्ट। अब देखो ये सॉल्यूशंस बताएगा कि क्या असल सॉल्यूशंस होने चाहिए थे। कहता जो सेक्टर है उसको शिफ्ट करना चाहिए, उसको रुख बदलना चाहिए। किससे? कहता फ्रॉम द ट्रेडिशनल गवर्नमेंट लेड मॉडल, कहता ये वाला जो मॉडल होता है, मतलब वो जो ओल्ड सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या लीड करती है। अच्छा कहाँ से शिफ्ट करना चाहिए? कहता फ्रॉम दिस टू दिस, इस चीज़ की तरफ, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन, इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, मतलब उस सिस्टम की तरफ आना चाहिए जिसको कौन लीड करेगा? उसको बिजनेसेस लीड करेंगे। उसको कौन लीड करेगा? उसको लीड करेगी प्राइवेट कंपनीज। और उसके बाद उसने कहा एंड टेक अनेबल्ड मॉडल, और कहता इस तरफ, मतलब एक ऐसे सिस्टम की तरफ आपने शिफ्ट करना है जहां टेक्नोलॉजी यूज होगी, ऐसा निज़ाम जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। अच्छा क्यों ये वाला शिफ्ट आए? कहता टू बिकम, बनने के लिए ग्लोबली कंपेटिटिव, ताकि उसने कहा वो बन सकें
मतलब वो इस पोजीशन पे आ सकें कि वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो मुकाबला कर सकें, वो इस काबिल हो सकें। और यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। तो अब देखो इसने कितनी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उसने कहा फार्मिंग जो है अब ये गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई ना करे, बल्कि इसको लीड किया जाना चाहिए प्राइवेट बिजनेसेस के ज़रिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए। कहता फिर ये इस काबिल होगा कि ये दूसरी कंट्रीज़ के साथ compete कर सके। अब इसकी जल्दी से वो कैप चेक करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? देखो पोटेंशियल का मतलब होता है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी सलाहियतें, उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी। अच्छा, अनलॉक करने का मतलब क्या है? रिलीज करना, इसको अनलिश करना, इसको एक्टिवेट करना। और कंपेटिटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मुकाबला करने वाला, दूसरों से बेहतर बनने वाला, एफिशिएंट। कहता द गवर्नमेंट मस्ट फोकस, कि जो गवर्नमेंट है उसको फोकस करना चाहिए। देखो अब ये तो चीज़ उसने बता दी है ना कि ये वाली चीज़ें प्राइवेट बिजनेसेस के ज़रिए लीड करनी चाहिए, लेकिन कहता अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कहता इसको फोकस करना चाहिए सिस्टमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। मतलब ऐसी तब्दीलियाँ लेकर आएँ, ऐसे चेंजेस लेकर आएँ जो लॉन्ग टर्म हों, जो लंबे अरसे तक चलें। कहता नोट शॉर्ट टर्म पैकेजेस, कहता ना कि ये जो टेम्पोरेरी, ये जो क्विक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? कहता फॉर इंक्रीजिंग, बढ़ाने के लिए, फॉर्म प्रोडक्टिविटी, इस चीज़ को, मतलब ये जो खेती की पैदावार है उसकी जो सलाहियत है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और इस चीज़ को मतलब मुनाफे को हासिल करने की ये जो सलाहियत है इस चीज़ के लिए। तो अब यही है ना कि गवर्नमेंट को बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आनी चाहिए, परमानेंट चेंजेस लेकर आने चाहिए। ये टेम्पोरेरी, ये जो रिलीफ प्रोग्राम्स लाता है ना, ये वाली चीज़ नहीं लानी चाहिए अगर वो फार्मिंग को प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है। कहता पॉलिसीज़, मतलब ये जो ऑफिशियल प्लान्स हैं, ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, कहता है शुड एम, इसका मकसद होना चाहिए एंड इम्प्रूविंग, कि ये इन्होंने बेहतर करना है किसको? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस चीज़ को। मतलब ये जो विलेजेस हैं उनके अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रोड्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। मार्केट एक्सेस, इस चीज़ को, मतलब इनके लिए मार्केट्स पहुंचना और वहाँ पे जाके सेल करना जो है वो आसान हो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए उनको। मतलब ये जो क्रॉप्स हैं उनकी मुख्तलिफ किस्में उगाएं। कहता इन्वेस्टमेंट इन R&D, कहता इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। कहता फॉर्म मैकेनाइजेशन, इस चीज़ के ऊपर, मतलब खेती में मशीनों का इस्तेमाल करें, बजाय ये मैनुअल लेबर के ये मशीनें लेकर आएँ। एंड प्रोमोशन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब वो कह रहा है एक ऐसे मेथड्स को लेकर आएँ जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ डील कर सके। इस चीज़ को इंकरेज करो टू एंश्योर, पक्का बनाने के लिए, द सेक्टर्स फुल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर आप ये चीज़ हासिल करना चाहते हो, अगर आप इस चीज़ को पक्का करना चाहते हो, किस चीज़ को? उसने कहा सेक्टर की फुल कंट्रीब्यूशन को, मतलब इसका पूरा हिस्सा किस में? इकोनॉमिक ग्रोथ में, मुआशी तरक्की में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब ये देखो, ये जो जितनी इसने बातें यहाँ पे मेंशन की है ना, इसमें वो कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है गवर्नमेंट के जो प्लान्स है ना उनने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब वो कह रहा है कि रोड्स बेटर होनी चाहिए, स्टोरेज वाटर सिस्टम्स जो विलेजेस के अंदर हैं वो बेटर होने चाहिए, फार्मर्स को हेल्प करना चाहिए ताकि वो इजीली अपनी क्रॉप्स को मार्केट तक ले जा सकें और सेल कर सकें। और उसके अलावा उसने कहा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब डिफरेंट किस्म की आप क्रॉप्स को ग्रो करो, आप इन्वेस्टमेंट करो R&D में, आप रिसर्च करो बेटर सीड्स के ऊपर, फार्मिंग मेथड्स के ऊपर, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। और उसके अलावा प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब आप फार्मर्स को सिखाओ, इस चीज़ को प्रमोट करो। किस चीज़ को? कहता उन फार्मिंग मेथड्स को जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली है, मतलब अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उनको इजीली डील कर सकें। कहता इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो, इन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हो, अगर ऐसे इकदाम लेते हो तो फिर जो चीज़ है, फिर ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको मिलेगी। फिर आपको नज़र आएगा इसकी फुल कंट्रीब्यूशन किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आज का जो क्विज़ है वो ये है कि आप सब स्टूडेंट्स ने, बल्कि ये एक स्टूडेंट से मैं कह रही हूँ, मैं हर उस पर्सन को कह रही हूँ जिसको अभी नहीं लिखना आता,
आपने लिखना है, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि ये जो हमारे फार्मर्स हैं इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनके चैलेंजेस क्या हैं। एक पार्ट जो है वो ये इस बात पे फोकस करेगा आपका, और जो बी पार्ट है आंसर का वो इस चीज़ पे फोकस करे कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने लिखनी है अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बेहतर हों। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।